जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूँ और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ 11 दिसंबर 2021 का। लेकिन आप रुकिए ध्यान से, आपको मेरी क्लासेस करनी क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस ये पीवाईक्यूज इनने पूछे हैं वो तो पीवाईक्यूज मैंने कराए हैं और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस अदर एग्जाम्स के हैं वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, प्लस स्टैटिक जीके उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का विद अपडेटेड करंट अफेयर। ये नहीं कि जब का करंट अफेयर पूछा है तब क्या पूछा था और उसी में बता दिया, नहीं। उसको जैसे मान लीजिए कोई खेल पुरस्कार है तो उसको अभी के रिस्पेक्ट में, अभी का मतलब ये है कि 2024 को अक्टूबर में अभी मैं बना रही हूँ क्लासेस, तो अभी के रिस्पेक्ट में जो भी करंट अफेयर है वो मैं आपको अपडेट करके दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, जो भी एक जेन्युइन कैंडिडेट होगा, जो भी वाकई में सिलेक्शन लेना होगा, जिसको उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन कंटेंट पे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को भी क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है रेड प्लैनेट। अच्छा, तो ऑप्शन जो ए है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये किसको कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं और मंगल को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है? ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट हमारे ही अर्थ को बोलते हैं, तो ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोलते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बता दूं, तो कि ये जो मंगल ग्रह का टॉपिक है ये लिया गया है सौर मंडल से। तो सौर मंडल से लिया गया है, तो सौर मंडल का जो टॉपिक है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। जो भी लगातार मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने 10 दिसंबर वाले पीवाईक्यूज जीएस के उसमें मैंने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा रखा है सौर मंडल का, तो जाके वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है सेकंड क्वेश्चन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी को रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ हेलीकॉप्टर पॉइंट्स रखे हैं। हेलीकॉप्टर पॉइंट्स इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि देखिए, नदी खड़े होकर के देखते रहने से पार नहीं होती, खड़े होकर के देखते रहने से नदी पार नहीं होती। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ नदी पार करने के लिए कोई जरिया चाहिए होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ अपनी क्लासेस को हेलीकॉप्टर पॉइंट कहती हूँ कि आपको हेलीकॉप्टर में बैठा के मैं नदी पार करा दूंगी, आपका लक्ष्य पार करवा दूंगी। ठीक है, चलिए हेलीकॉप्टर पॉइंट्स में चलिए देखते हैं क्या है। कुछ पदार्थ मैंने दिए हैं, कुछ व्यापारिक नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? पहला है साधारण नमक। साधारण नमक, एक मिनट में अपने आप को थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत बड़ा दिख रहा है ना। चलिए छोटा करके साइड में चिपका देती हूँ। हाँ, साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे पूछा, देखिए रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि साधारण नमक को क्या कहते हैं रासायनिक नाम, या फिर सोडियम क्लोराइड का किसका रासायनिक नाम है। इसलिए आप रट लीजिए, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ दे रही हूँ ना बहुत जेन्युइन चीज़ दे रही हूँ। मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मतलब मुझे सिर्फ सिलेक्शन वाली चीजें ही देनी है। ठीक है, धावन सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, किसको? सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर आपको ट्रिक क्या ही बताऊं, लेकिन जब ये है कि कोई चीज़ धोना होगा ना तो उसमें कार्बन लगा होगा, तो इसी तरह से आप धोएंगे। तो और सोडियम कार्बोनेट का क्या है? धावन सोडा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ कभी कभी ना ट्रिक ऐसे दिमाग में चल जाती है ना तो थोड़ा अच्छा रहता है। बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या है, देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा और धावन सोडा में अंतर देख लीजिए। देखिए बेकिंग सोडा में यहाँ पे बा है ना, और यहाँ पे बेकिंग सोडा वाले में भी बा है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन धावन सोडा में बाइकार्बोनेट नहीं होगा। ठीक, तो ये बहुत माइन्यूट अंतर होता है। और ये ऑप्शन जब रासायनिक नाम पूछेगा ना आपसे
तो ऑप्शन में ये ज़रूर देगा, मतलब उसको पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। नौसादर, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड, नौसादर को अमोनियम क्लोराइड। सारी चीज़ें आप लिखते चलिए, आप एक नोटबुक बना लीजिए। भले आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना लेना है, आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलना है, लिखते चलना है, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ बता रही हूँ ना, अगर आप सारी चीज़ें तैयार कर लोगे, आपका जीएस का देखिए, जीएस का जो भी पोर्शन है वो कम से कम आपका 80% तो तैयार हो जाएगा, इतना तो है। चूने का पानी, चूने के पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए चूने के पानी को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें शोरा, शोरा को क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। शोरा को क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं लाफिंग गैस। हाँ, लाफिंग गैस बहुत बार पूछा है, इसी मतलब ऐसे पूछा है, कौन सी इसमें से लाफिंग गैस है, ये पूछा है। तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, जो हंसाती है। लाफिंग गैस हुआ, आंसू वाली गैस हुई, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी हैं। ठीक है, तो लाफिंग गैस क्या है? आप लाफ करते हो तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से आप हंसने लगते हो, तो इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट है शुष्क बर्फ। ये देखिए शुष्क बर्फ भी पूछा जाता है। तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। बहुत जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। क्या लगाना है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, धीरे धीरे मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जितने भी यहाँ पे मैं फैक्ट्स दे रही हूँ सारे अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए धीरे धीरे मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। देखिए सूरज भी होता है ना, सूरज भी तो धीरे धीरे ही निकलता है, उठता है, उगता है। तो उसी तरह से हम अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेहनत करते रहें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करते रहें, तो एक टाइम जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो बस हमारे पास ऐसे हम पन्ने पलटेंगे और बस उसके बाद हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ धीरे धीरे जो मैं यहाँ पे जितने भी टॉपिक दे रही हूँ उसको आप कॉपी पेंसिल ले करके बढ़िया कलर वाली पेंसिल, कलर वाला पेन लीजिए, उससे लिखते रहिए, क्योंकि कलर्स जो होते हैं ना दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं दिमाग को। तो ऐसे ही पढ़िए। हरा कसीस, हरा कसीस तो फेरस सल्फेट। हरा कसीस क्या होता है? फेरस सल्फेट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि फेरस सल्फेट कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी FeSO4H2O दे देता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है जिप्सम। हाँ जिप्सम, जिप्सम का क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ दीवारों पे लगता है ना POP, तो वही वाला POP। और इतना मतलब कि इतना अच्छे से पढ़िए कि दीवारें भी आपकी POP लायक बनाने लायक हो जाए, क्योंकि क्या है कि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी, जब नौकरी लगेगी आपको घर बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, घर बनवाएंगे तो बढ़िया पैसा होगा तभी तो अच्छा सा बनवाएंगे, ईंटा उटा से तो नहीं कि लाद के रख देंगे, नहीं, बढ़िया पेंट करवाएंगे, प्लास्टर करवाएंगे, फिर आपको यही POP की ज़रूरत होगी। तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं POP पढ़ा था तो आज मैं POP लगवाने लायक भी हो गया हूँ, नहीं तो बस चूना पतवा दिए बस हो गया ख़त्म कहानी ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है, अपने हौसले को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए हेलीकॉप्टर वाली क्लास लेते रहना है चलिए शेयर भी कर दिया करिए। गैलेना, गैलेना को बोलते हैं PBS, लेड सल्फाइड। गैलेना को PBS लेड सल्फाइड बोलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुहागा, सुहागा क्या है? बोरेक्स, बोरेक्स, सुहागा, सुहागा बोरेक्स, बोरेक्स सुहागा। चलिए चौक, चौक को क्या बोलते हैं? जो चौक होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चौक होता है चौक। बिना बुझा चूना, जो बिना भुजा चूना होता है उसका है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए बिना भुजा चूना भी बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए बड़ी बड़ी आँख खोल करके, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर को लेड परऑक्साइड। यहाँ पे मैं टाइम पास नहीं करूँ, कभी ये मत सोचना कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो दे रही हूँ ना ये बहुत बार पूछी गई हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, कभी ये पूछ लेगा तो कभी वो पूछ लेगा। अगर आप उनका अभी कुछ और पूछा है तो अगले टाइम कुछ और पूछ लेगा, अगर वो टॉपिक नहीं तैयार होगा ना तो फिर घूम जाएंगे, घूमना नहीं है ना,
यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। सिलिका, सिलिका है सिलिकॉन ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे तो सिलिका लिखा भी हुआ है, इसलिए आप पहचान भी जाएंगे अगर आप उसका फॉर्मूला जानते होंगे। चूने का पत्थर, जो चूने का पत्थर क्या होता है? चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए संगमरमर, जो घरों में संगमरमर होता है, संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बढ़िया इतना पढ़िए कि आपके घर की फर्श दीवार सब एकदम बढ़िया संगमरमर, वाइट संगमरमर से चमचमाती रहे। तो अच्छा, संगमरमर कहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारी जल, भारी जल ड्यूट्रियम ऑक्साइड, D2O, इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। भारी जल, भारी जल, भारी जल। चलिए आगे। तो सिरका, सिरका बोलते हैं एसिटिक अम्ल का तनुघोल, मतलब जो एसिटिक अम्ल का घोल होता है उसे ही बोलते हैं सिरका। सिरका, सिरका किसको बोलते हैं? एसिडिक अम्ल का तनु घोल का मतलब क्या होता है? तनु घोल का मतलब होता है डाइल्यूट, इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए आगे, आगे है मार्स गैस। मार्स गैस पूछा जाता है। मीथेन, मीथेन हाँ पूछा जाता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। पसीना बहुत आता है, मतलब कि लाइट जो है ना, पंखा एकदम एक पे करके चला के फिर आपको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये जो माइक है ना, माइक में बहुत आवाज़ें आने लगती हैं, इसलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यूरिया, यूरिया कार्बामाइड, यूरिया को क्या बोलेंगे? कार्बामाइड। आजकल की जो यूरिया की खाद होती है ना, वही यूरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीला कसीस, नीला कसीस है कॉपर सल्फेट। नीला कसीस क्या है? कॉपर सल्फेट। जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, ऐसा नहीं है कि गलत है, सारी इंफॉर्मेशन सही है बिल्कुल। मैं जब भी यहाँ पे बनाती हूँ, क्लासेस बनाती हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ एक एक GS की क्लास बनाने में कम से कम मेरा 2 दिन लग जाता है। तो 2 दिन लग जाता है, आप सोचिए कितनी मेहनत लगती है। और उस 2 दिन में मैं क्या करती हूँ, सारी क्लासेस अच्छे से बनाती हूँ, पूरा एनालिसिस करती हूँ और पूरा ही डिटेल उसका चेक करती हूँ कि हाँ कहीं कोई पॉइंट्स छूटा तो नहीं है। सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, तब जा कर के आपको चीज़ें देती हूँ, और आप 1 घंटे में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। नहीं तो फिर क्या है, यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, लेकिन इस तरह की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। मिक, मिक को बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा, जल गैस क्या होता है? जल गैस क्या होता है? जल गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, ठीक है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। अच्छा ये बताइएगा कि जो वाहन होते हैं ना, वाहन, उसका जो उसमें से धुआं निकलता है वाहन, उसमें से मोस्टली कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। चलिए ये बताइएगा, ये भी पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन मिला देंगे तो प्रोड्यूसर बन जाएगा, अगर हाइड्रोजन मिला देंगे तो जल गैस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें है प्रश्न नंबर 3 पूछा है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है कि स्माइलिंग बुद्धा को बताना है कि स्माइलिंग बुद्धा क्या होता है। देखिए स्माइलिंग बुद्धा होता है, यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शन में आ जाइए। स्माइलिंग बुद्धा होता है भारत द्वारा जो पोखरण में परीक्षण किया गया था, प्रथम परीक्षण, परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उसको, उस परीक्षण को बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, तो जब पहले वाले परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, तो दूसरे वाले परीक्षण को क्या बोलते हैं? जब दूसरी बार हुआ था, तो दूसरी बार हुआ था ऑपरेशन शक्ति। तो इससे पहले जो भी मैंने क्लासेस ली हैं 10 दिसंबर वाली, वहाँ पे मैंने परमाणु परीक्षण से बहुत सारे ऑपरेशंस जो भी रिलेटेड हैं, वो सारे ऑपरेशंस मैंने एक कलेक्टिव में करा दिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन नहीं डाला, ठीक है। तो जिन्होंने क्लास अभी तक नहीं ली है, जो अभी ये पहली बार देख रहे हैं, वो वाली क्लासेस भी ज़रूर देख लें। जितनी भी क्लासेस हैं मेरी सारी इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए मैं जो भी तैयारी करा रही हूँ सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ठीक। अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दिल्ली का जंतर मंतर के लिए ऐतिहासिक महत्वपूर्ण। जो जंतर मंतर है ना, वो किसके लिए जाना जाता है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है? तो वो है यहाँ पे खगोलीय वेधशाला,
ठीक है, क्या है, खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली का जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, जिसको बनाया किसने था, सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक है, कौन बनाया था, यहाँ पे देखिए। चलिए, यहाँ पे ये है हेलीकॉप्टर पॉइंट। तो हेलीकॉप्टर पॉइंट तो मेरी क्लासेस में आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मैं जितनी भी पॉइंट्स बता रही हूँ ये वाकई में हेलीकॉप्टर लायक हैं। उस हेलीकॉप्टर में बैठिए और उड़ के अपने लक्ष्य को पार कर लीजिए। चलिए, तो हेलीकॉप्टर वाली क्लास को करना मत भूलिएगा। तो जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक कहाँ है, जयपुर में है, एक मथुरा में है, एक बनारसी में है और एक उज्जैन में है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, उज्जैन एमपी में है। बनारसी कहाँ है, बनारसी सभी जानते हैं, मथुरा और जयपुर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ जो स्मारक हैं, स्थल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख के दी हैं। जैसे दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में क्या है, फिरोज शाह कोटला है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है, दिल्ली में है। इसको बनवाया किसने था, कुछ यहाँ पे बहुत सारी इमारतें हैं जिसकी स्थापना किसने की थी और वो इमारतें कहाँ पे हैं, ये आपके लिए जाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहीं पे टॉपिक पे पूरा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, चलिए, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला कहाँ है, दिल्ली में ही है, और जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हौस खास को अलाउद्दीन खिलजी ने, और हुमायूं को जो मकबरा था उनकी बेगम ने बनवाया था। तो महारानी बेगा, क्या नाम है इनका, महारानी बेगा बेगम। तो अब चले, दिल्ली का जो अन्य है, जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। जंतर मंतर को बनवाया था सवाई जय सिंह ने। अभी आपने देखा जंतर मंतर के बारे में। और ये जो खिड़की मस्जिद है, ये खिड़की मस्जिद है ना, खिड़की मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ध्यान से देख लीजिए सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल रही है। खिड़की मस्जिद किसको बनवाया था, किसने बनवाया था, गयासुद्दीन ने। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनवाया था बिड़ला परिवार ने। ठीक, चलिए, मोती मस्जिद। यहाँ पे मोती मस्जिद किसने बनवाया है, औरंगज़ेब ने। तो औरंगज़ेब को मोती बहुत पसंद है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। और राष्ट्रपति भवन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए, पुराना किला को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अच्छा, कुतुब मीनार को तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए, लाल किला। अब यहाँ पे लाल किला को किसने बनवाया, लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। और सफदरगंज मकबरा, ये सुजाउद्दौला, कौन, सुजाउद्दौला। ठीक है, साबरमती आश्रम। अब चलिए, यहाँ से आपका आ गया है गुजरात वाला। ठीक है, गुजरात वाला आ गया है। 1 मिनट में अपने आप को यहाँ से यहाँ नचा दूँ या फिर गायब भी कर दूँ कहिए तो। चलिए, गायब नहीं कर पाऊँगी भाई चलिए, गायब कर दूँगी तो फिर कैसे आपसे मिलूँगी। गुजरात है तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चरार ए शरीफ कहाँ है, चरार ए शरीफ है जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में क्या है, चरार ए शरीफ है, जो कि जैनुल आबदीन के द्वारा बनवाया गया था। अब निषाद गार्डन, देखिए निषाद गार्डन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे फालतू में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे रही हूँ, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कोई चीज़ ऐसे एक भी चीज़ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है। निषाद गार्डन है आसफ़ अली। और फटाफट ना ये लाइक भी कर दिया करिए। आप लोग को जैसे बोलना पड़ता है ना, लाइक करो लाइक करो लाइक करो, अजीब सा लगता है, आप अपने मन से ही कर लिया करो तो और उसके बाद जो है शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो शेयर करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। और शालीमार गार्डन क्या है, श्रीनगर में है, जो कि जहांगीर द्वारा बनवाया गया है। निषाद गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया है, आसिफ अली द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर ASIF भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आसिफ अली। कर्नाटक में गोल डोम है, जो कि गोल गुंबद है। कहाँ, कौन बनवाया है, दाबुल का याकूत ने बनवाया है, दाबुल का याकूत। और बीजापुर में है गोल गुंबद। अब ठीक है,
और उसके बाद ये अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं ये औरंगाबाद में हैं। कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में है। हरिसेन वंश के लोगों ने क्या बनवाया था? अजंता की गुफाएं बनवाई थी। देखिए यहाँ पे ऐसे करना है आपको। देखिए अजंता की गुफाएं किसने बनवाई थी? हरिसेन वंश ने। ठीक है, हरिसेन वंश ने अजंता की गुफाएं बनवाई थी। अच्छा, तो फिर एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। ठीक है, ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। ठीक, चलिए बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा भी महाराष्ट्र में है, जो कि बनवाया था, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं आपसे। आपसे कहना ये है कि अगर लक्ष्य ना मिले तो अगर लक्ष्य ना मिले तो आपको लक्ष्य को नहीं बदलना है, आपको बदलना है अपने रास्ते आपको सही रास्ते ढूंढना है कि किस सही रास्ते पे जा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? चलिए अब आगे देखते हैं। बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा कौन बनाता है? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, एलिफेंटा गुफा राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अच्छा, तो एलिफेंटा की जो गुफा है, देखिए ऐसे याद करते हैं। एलिफेंटा की जो गुफा है और ये जो एलोरा की गुफा है, देखिए ये जो एलोरा की गुफा है, ये भी दोनों की किसने बनवाया है? किसने बनवाया है? राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। ठीक है, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा गया है। कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अच्छा, कौन से सन में बनवाया गया ये बताइएगा ज़रूर। हाँ चलिए मैं ही बता देती हूँ। 1911 में बनवाया गया था। जॉर्ज पंचम और एक और लेडी थी उनके साथ। कौन थी? मैरी कॉम। उनके स्वागत के ऐसे होता नहीं कि एक प्रतीक चिन्ह में के रूप में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज विटेट के द्वारा। और कन्हेरी किला कहाँ है? ये मुंबई में है, बौद्धों द्वारा बनाया गया था। चलिए अब उड़ीसा का देख लीजिए। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पूछा जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर पूछा जाता है तो किसके द्वारा बनवाया गया था? अनंत वर्मन गंग द्वारा। ठीक है, अनंत वर्मन गंग द्वारा। अब यहाँ पे सूर्य मंदिर कोणार्क में बनवाया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, अब पंजाब आ जाते हैं। चलिए पंजाब आ जाते हैं। कौन कौन यहाँ स्वर्ण मंदिर गया है? बहुत अच्छा वहाँ जाने पे मतलब इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और किसके द्वारा बनवाया गया है? रामदास के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया है? रामदास गुरु। यहाँ पे मास्टर कन्वर्ट हो गया है, गुरु रामदास के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं राजस्थान में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। ठीक, चलिए अब भरतपुर किला। ये जो भरतपुर किला है, तो भरतपुर के नाम से ही आप लोग सब लोग जान रहे होंगे। तो राजा सूरजमल ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अजमेर शरीफ दरगाह, तो अजमेर में ही है, ये तो सीधे ही पता चल रहा है। लेकिन इसका देख लीजिए, सुल्तान श्यासुद्दीन। कौन? सुल्तान श्यासुद्दीन। चलिए दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में है। और किसने बनवाया था? सिद्धा राजा ने। ठीक है, हवा महल किसने बनवाया भाई? बहुत बार पूछा जाता है। हवा महल महाराजा प्रताप। ठीक है, महाराजा प्रताप। और उसके बाद जयगढ़ सवाई जयसिंह। जयगढ़ से जयसिंह। ठीक है, जयगढ़ से जयसिंह, ऐसे याद करिए। ठीक है, जोधपुर किला जोधा से जोधपुर। ठीक, नाहरगढ़ सवाई जयसिंह। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चलिए तमिलनाडु की बात आ जाती है। तमिलनाडु में क्या क्या है? तमिलनाडु में है सेंट जॉर्ज किला है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनवाया गया है, जो कि चेन्नई में है। तेलंगाना में आ जाइए आप तेलंगाना का दर्शन कर लेते हैं। मतलब मैं आपको पूरा भारत का दर्शन करा रही हूँ। और इतना पढ़िए जितने भी यहाँ पे स्मारक हैं ना, सब खुद ही जाने लायक बन जाइए कि खुद के पैसे से अपना सारे स्मारकों में घूम लीजिए। ठीक है,
चलिए तेलंगाना में आ गए हैं। तो तेलंगाना में क्या है, चार मीनार है और मक्का मस्जिद है। ठीक है, तो चार मीनार भी हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। इस दोनों को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कौन? मक्का मस्जिद और चार मीनार को कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं अकबर का मकबरा। ठीक है, ये जो अकबर का मकबरा है इसको तो शुरुआत करवाया था अकबर ने बनाना, लेकिन फिर जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जहांगीर ने बची चीज़ों को अच्छे से पूरा करवाया। ठीक है, तो ये है कहाँ, ये है सिकंदरा में है। ठीक है, आनंद भवन, आनंद भवन इलाहाबाद में है। यहाँ तो यहाँ भी मैं गई हूँ। तो इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद अब तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। और आगे देखते हैं, और आपके क्या है, आरामबाग। यहाँ पे आरामबाग ये आधा आधा कट गया है तो इसको आप मानिएगा आरामबाग। आरामबाग कहाँ पे है? आगरा में है, जो कि बाबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, चलिए बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा तो लखनऊ में, कोई भूल ही नहीं सकता इसको। आसफुद्दौला, आसफुद्दौला और छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह। बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा दोनों वहीं लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे दीवाने खास, दीवाने खास है आगरा किला में है, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी आगरा में है, जो कि अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए इत्माद उद दौला का मकबरा, इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। ठीक, चलिए जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, चलिए सती बुर्ज, सती बुर्ज को सती बुर्ज कहाँ है? ये मथुरा में है, राजा भगवान दास द्वारा। सती बुर्ज किसके द्वारा? राजा भगवान दास के द्वारा। ठीक है, शीश महल, शीश महल शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये जितना भी महल वहल वाला काम है इनका कुछ ज़्यादा ही है। शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनवाया गया था। बेलूर मठ भी, बेलूर मठ भी पश्चिम बंगाल में है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एक बार अच्छा एक चीज़ है, स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पे अपना लेक्चर दिया था हिंदी में? तो कहाँ दिया था? शिकागो में दिया था। अच्छा, तो कौन से सन में दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। बिहार में क्या है? गोल घर है, और जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। और पत्थर की मस्जिद है, जो कौन है? पत्थर की मस्जिद है, और किसने बनवाया था? परवेज शाह ने बनवाया था। ठीक, शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है, तो शेरशाह का मकबरा बिहार में है, सासाराम में है। इसको बनवाया था मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। किसने बनवाया था? मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। लेकिन ये तो नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। ठीक है, चलिए विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे है? मतलब विष्णुपद टेम्पल रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, जो कि शैली में है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड से क्या मतलब होता है? जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड होता है, ये होता क्या है? ये जो है ये एक मानक है। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड है, एक आप कह सकते हैं एक रूल है भारत सरकार का, कि वाहन के प्रति, कि वाहन का ऐसा ऐसा होगा कि उसमें इस तरह से प्रदूषण ना हो। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके हेलीकॉप्टर पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों को कौन निर्धारित करता है? पर्यावरण, वन और जल वायु मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संधि हुई थी। तो की पहली बैठक कब हुई थी? जापान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। अब चलिए इसका हेलीकॉप्टर पॉइंट देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर पॉइंट इसका ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में 11 दिसंबर सन 1997 को हुआ था, जो कि लागू कब से हुआ था? 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये जितने ही मैंने कलर्ड किए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
हाँ, इसमें एक पॉइंट और है जो कि ज़रूरी है, ये करंट अफेयर से अपडेटेड है। नवंबर 2021 में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2021 में, ये मत सोचिए कि 21 का है तो अभी नहीं पूछा जाएगा, नहीं। ये एक घोषणा है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य अभी ये 2024 नहीं है यहाँ पे 2070 दिखा ना आपको, जब आपको 2070 दिखा, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP कॉप, जो कॉप की 26वें जो सत्र था, उसमें भारत ने ये डिक्लेयर किया था कि 2070 तक ज़ीरो एमिशन होगा, ठीक है, ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। ज़ीरो कार्बन एमिशन का ये मतलब नहीं है कि बस कार्बन का एमिशन ही बंद हो जाएगा। ज़ीरो कार्बन का एमिशन का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन ये लोग प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन सिंक भी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 7 देखिए। यहाँ पे ये मत सोचिए कि प्रश्न नंबर अभी 7 पे ही पहुंचे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं हमें, यहाँ टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, हमें तैयारी करना है भाई, हम तैयारी यहाँ करवाने आए। तो अगर आप अच्छे जेन्युइन स्टूडेंट होगे ना, तो तैयारी ज़रूर, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें मैं दे रही हूँ, उसको अच्छे से आप यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी ग्रीन हाउस शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। इससे पहले भी मैंने ग्रीन हाउस गैसेस बता रखी हैं पिछली क्लासेस में, अब यहाँ पे मैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस आपको अगेन बताती हूँ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और आपको जान के हैरानी भी होगी, जो ये ड्रॉपलेट्स भी होते हैं ना, वाटर वेपर्स, ये भी ग्रीन हाउस गैस पहचाने जाते हैं। ये भी वायुमंडल को गर्म रखने में अपना हाथ बटाते हैं, जलवाष्प, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जलवाष्प है ना, जलवाष्प एक प्राकृतिक कारण माना जाता है, ये मनुष्य द्वारा कारण नहीं माना जाता है, ठीक। चलिए, विशेष रूप से मल्टीटास्किंग सिस्टम क्या होता है, ये कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम में बहुत बार। तो इसका मतलब होता है एक प्रक्रिया से अधिक, ऐसा, इसका मतलब एक यूज़र से अधिक नहीं होता है, हार्डवेयर से अधिक नहीं होता, एक आईपी एड्रेस से अधिक नहीं होता, इसका मतलब होता है एक प्रक्रिया से अधिक। चलिए समझाते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल है ना, आप उसमें व्हाट्सएप भी खोल दिए, ठीक है, और पीछे से आपका क्या चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है, तो मल्टीटास्क कर रहा है आपने क्या किया, व्हाट्सएप कॉलिंग किया है, फिर उसको बैक करके कुछ अपना कैमरा एडिट वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीटास्किंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग सिस्टम इसी को बोलते हैं कि एक से अधिक प्रक्रिया, ठीक है। चलिए अभी आपको समझ में आएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए फ़ोटो लगा दी हूँ, ये है कंप्यूटर का मल्टीटास्किंग सिस्टम। तो क्या कर रहा है कि ये ब्राउज़र भी चला रहा है, एक्सेल भी चला रहा है, साथ साथ में पेंट भी खोला हुआ है, मल्टी मीडिया प्लेयर भी खोला हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। क्या बोला है कि केंद्रीय सूचना के स्कूल नर्सरी योजना के बारे में कुछ हमें बताना है। तो ये स्कूल नर्सरी योजना है क्या, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें बच्चों को, युवाओं के मन में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए ये स्कूल नर्सरी योजना, यहाँ नर्सरी बच्चों के लिए नहीं है, मतलब उस तरह के बच्चों के लिए नहीं है, इसमें ये है कि स्कूल में बच्चों को पर्यावरण का समझाना, कि जागरूकता करना और पेड़ लगाना, कुछ प्रोजेक्ट्स देना उनके उसमें ईवीएस वगैरह में, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह में। तो इस तरह की चीज़ें शामिल हैं इस योजना में। चलिए हेलीकॉप्टर पॉइंट देख लेते हैं, हेलीकॉप्टर वाली क्लास है हमारी, तो हमारी क्लास तो हेलीकॉप्टर वाली क्लास है सच में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने करंट अफेयर से अपडेट किया है, और करंट अफेयर में ये है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024। तो यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं सारा टॉपिक। भारत को कितना स्कोर है, 27.6 का अंकों का स्कोर है, जिसमें 180 देशों में भारत का 176वां स्थान है। कितना बुरा स्थान है इसका, मतलब 176वां, वो भी 180 देशों में, कितना पीछे है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। और जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है, बस इन्हीं देशों से यूपर है। और जो बाल्टिक देश है ना, एस्टोनिया है, वो नंबर 1 पे है, ठीक है। बाल्टिक देश कौन कौन से होते हैं, बाल्टिक सी है यूरोप में, वहाँ पे बाल्टिक देश हैं, और कितने हैं आप कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए आगे हम दिखाई देते हैं यहाँ पे, ये देखिए एस्टोनिया, और उसके बाद लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ये सब का देखिए स्कोर कितना अच्छा है ना। और अपने भारत का स्कोर 27.6 ही है।
तो चलिए म्यांमार देखिए, लाओस और पाकिस्तान और वियतनाम सिर्फ इन्हीं चारों लोगों से आगे है। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है, जो ये पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम होते हैं, इसके बेसिस पे दिया जाता है अंक। तो कितना कितना ध्यान भारत अपने जलवायु परिवर्तन के कार्य योजनाओं में लगा रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कार्यों में कितना राष्ट्रीय कार्य योजना लगा रहा है। मरुस्थलीकरण क्या होता है ना, देखिए मरुस्थलीकरण क्या होता है कि देखिए डिजर्ट में ना बहुत जगह जगह धूल, ऐसे डिजर्ट्स फैल जाती हैं, मतलब कि सैंड वगैरह फैल जाती हैं, बालू फैल जाते हैं, तो डिज़र्ट का जो होता है ना वो एक्सपैंड करता जाता है, मतलब ये जो मरुस्थल है वो बढ़ता जाता है। तो इसको रोकने के लिए, भाई मरुस्थल बढ़ता जाएगा तो समस्या होगी ना, तो इसी मरुस्थल को रोकने के लिए क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम ये भारत ने हमारे देश ने क्या किया है। ठीक है, इस पे इसको स्कोर मिला है। प्रदूषण नियंत्रण में क्या क्या कार्यक्रम है स्वच्छ वायु के लिए, और पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबंधन के लिए क्या योजना बना रहे हैं, वन संरक्षण के लिए वनारोपण क्या कर रहा है ना, कितने पेड़ों को लगाया, जितने तो लगाया नहीं उतने तो काटा, बड़ी बड़ी योजनाओं, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, ये जो होती है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यहाँ रोड जा रही है, वहाँ हाईवे जा रही है, कितने सारे लोगों को तो खेत ही चले जाते हैं। और क्या ही बताओ, अब डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी खेत भी जाता है, इसमें नुकसान भी होता है, कितने सारे पेड़ कटते हैं ना। प्रजाति संरक्षण, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारी चीज़ों पे कितना भारत इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है। और चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 10 आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा को, देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। अच्छा हाँ, किसके द्वारा उनके पद से हटाया जाता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो किसके द्वारा उनके पद से हटाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हेलीकॉप्टर पॉइंट पे आ जाते हैं। चलिए हेलीकॉप्टर पॉइंट आज का ये है कि जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग, तो इसका जो आर्टिकल है संविधान में 324 है। और अभी के जो हैं, कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कौन है अभी के प्रेजेंट के हिसाब से, मतलब 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2024 तक कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। डेटा बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई अलग डेटा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए और एक बात आपको और बता दूँ, अगर आप अभी से धीमे धीमे मेहनत करते चलेंगे ना तो ही सक्सेस होंगे। ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म ही फिल किया है, फिर पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा सोचने वाले लाखों बच्चे हैं। और अगर आप भीड़ में चलोगे तो कहीं खो जाओगे, भीड़ से हट के चलोगे तो कहीं पहचान बनाओगे। तो आपको क्या करना है? अपनी पहचान बनाना है। ठीक है, भीड़ में नहीं खोना है। ठीक, चलिए इसमें पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो कब है? 25 जनवरी 1950 को माना जाता है। और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, हाँ पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले हो वो ही होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम आगे आपको बताते हैं कि इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है, समान वेतन मिलता है और समान भत्ते भी मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा, समान प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? किसके समान प्रक्रिया के द्वारा? देखिए जो भी प्रक्रिया हटाने की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया होती है वही सेम प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी होती है। यहाँ पे हम इम्पीचमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन प्रोसेस वही होता है। और लास्ट में जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा साइन के द्वारा हटाया जाता है। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या है इसमें? ये तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है कि दुर्व्यवहार या क्षमता साबित हो जाता है तो किया जाता है, और ये पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब
चलिए, एक सीट हमारी होगी, ये ध्यान में रखिएगा, एक सीट आपकी होगी और यही ध्यान में रख करके फोकस करके तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये हेलीकॉप्टर वाली क्लासेस शेयर भी कर दिया करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलता है वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आ रहा है कि इनको पढ़ना ज़रूरी है या फिर इनको ज़रूरत है, तो सही चीज़ें आप सही लोगों के पास पहुँचाइए। ठीक है, जिनको पढ़ना है सिर्फ उन्हीं से शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है कि भारत की 2011 में जनगणना कितनी है, जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अगर देखें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए जनगणना के बारे में हम देख लेते हैं कुछ हेलीकॉप्टर पॉइंट। तो आइए हेलीकॉप्टर पॉइंट में जानते हैं। इसमें ऑप्शन ए है कि 2011 भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। और दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी ना, किसके काल में हुई थी? सबसे पहली जो जनगणना थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में पहली हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि हर 10 वर्ष में एक बार होने लगी जनगणना। तो कब हुई फिर? 1881 से संपूर्ण जनगणना पूरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर वर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ आयोजित होता है? ये आयोजित होता है आपके लखनऊ में। तो अभी आयोजन नहीं हुआ है इसका, मुझे लग रहा है कि मैंने जब इसको देखा था तो ये नवंबर वगैरह में आयोजित होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, एक अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो एक अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? अर्चना रामासुंदरम थी। कौन थी? अर्चना रामासुंदरम थी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्चना रामासुंदरम को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये तो था पुराना करंट अफेयर, अब ये तो इस टाइम पूछा नहीं जाएगा। हाँ, अब पूछा क्या जाएगा अब के रिस्पेक्ट में, जो पहली महिला हो सकती हैं इस तरह के करंट अफेयर के टाइप में। देखिए अब यहाँ का हेलीकॉप्टर पॉइंट देख लीजिए, इनको आप पहचानिए, ये कौन है? ये आरती सरीन है। कौन है? आरती सरीन है। ये हाल ही की बात कर रही हूँ, 1 अक्टूबर, यहाँ पे हम अपने आप को ऊपर चिपका दें। देखिए ये आरती सरीन है, इनको शल्य चिकित्सक वाइस एडमिरल, ध्यान से लिख लीजिए क्या मतलब ये पहली हैं इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ कि शल्य चिकित्सक वाइस एडमिरल आरती सरीन 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में महानिदेशक के पद पर हुई हैं। तो ये ऐसी पहली महिला अधिकारी हैं। कौन है? ये ऐसी पहली महिला अधिकारी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों से शेयर करते रहिए। तो इसमें ये हो गई कि कौन है? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की जो महानिदेशक बनी है, पहली महिला अधिकारी बनी है, वो आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। तो फ्रेंड्स इस इंफॉर्मेशंस को जो भी मैं क्लासेस दे रही हूँ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि हाँ भाई इनको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़ने वाले, नहीं, बिना पढ़ने वाले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप जिसको सोचते हैं कि हाँ ये वाकई में मेहनत करता है, इसको ज़रूरत है, तो आप उसके साथ शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि जॉब लेना है तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो सही रास्ता कहाँ है? यही है सही रास्ता। अब आप सही जगह आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि बादशाह खान किसे कहा जाता है? तो बादशाह खान कहा जाता है अब्दुल खान गफ्फार खान को। ठीक, बादशाह खान किसे कहा जाता है? अब्दुल खान गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता है। चलिए इनके हेलीकॉप्टर पॉइंट देख लेते हैं कि इस आज के इनके क्वेश्चन के हेलीकॉप्टर पॉइंट क्या हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार का संगठन की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ठीक है, चलिए अब इसमें इनको क्या बोल जाता है? सरहदी गांधी या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या फिर बच्चा खां, इनको इस तरीके के नामों से जाना जाता है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है कि इसमें एक
एक और पॉइंट है कि इन्होंने 3 बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अध्यक्ष बने। और एक चीज़ आपको बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैंने पूरी ही डिटेलिंग करा दी है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरी पिछली जीएस की क्लासेस, जिनने अभी तक नहीं देखा है ना, जाके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे होगे, कोई पढ़ रहा होगा तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि जाके पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया गया इनका जो आंदोलन था वो लाल कुर्ती था, लाल शर्ट था। तो इसको मैंने क्या किया है, लाल कुर्ती और लाल शर्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अब आप भी मुझे लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में होता है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन दुनिया में कहाँ होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो दुनिया में होता है ईरान में। कहाँ होता है, ईरान में। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। ठीक, चलिए हाँ, चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा था। लेकिन अब ये प्रश्न नहीं पूछेगा, इसका मैं कारण बताती हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए इसका आंसर, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ये बोला जाता है यहाँ की राजनीतिक प्रणाली को। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं करंट अफेयर से अपडेटेड पढ़ाती हूँ। देखिए अभी जो बांग्लादेश में उथल पुथल है, तो बांग्लादेश को लेकर के करंट अफेयर पूछेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बांग्लादेश से बनेंगे, आपके पड़ोसी हैं। तो अब चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार का शासन है। बांग्लादेश में शासन है संसदीय लोकतंत्र का। किसका शासन है, संसदीय लोकतंत्र का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर पॉइंट में देख लीजिए, आसपास के देश भी देख लीजिए, पाकिस्तान का देख लीजिए। पाकिस्तान में क्या है, सरकार संघीय संसदीय होती है। नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य शासन प्रणाली काम करती है। चले, श्रीलंका में है अर्ध राष्ट्रपति गणतंत्र की शासन प्रणाली है। हाँ, अब मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ से करंट अफेयर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो वो कौन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, जो मेरी शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे उनको तो पता ही होगा। 18 कह रहा है कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो कब अपनाया था ये भी मैं पहले ही क्लासेस में बता चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और किसके द्वारा संविधान जो ये है राष्ट्रीय ध्वज है, किसके द्वारा ये बनाया गया था, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये मेरा हेलीकॉप्टर पॉइंट। चलिए शुरू हो गया है, तो हेलीकॉप्टर पॉइंट में देखते हैं कि पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, चलिए अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हैं थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली से इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराए थे। ठीक है, स्वतंत्रता में। तो उसके बाद फिर क्या, ये पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रगान के बारे में मैंने बता दिया, मैंने राष्ट्रगीत के बारे में भी बताया है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उससे क्या उत्पादित होता है। तो क्या उत्पादित होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पादित होता है। किसके कारण, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ठीक है, तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक मेडिसिन की तरह है। कड़वी ज़रूर है क्योंकि टाइम लग रहा है भाई, मैं फालतू का काम तो कराऊंगी नहीं, यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन अगर टाइम आपने दिया है, अपने आप को घिसा है, तो फिर आप पाएंगे भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक कर देना है, बेल आइकन पर दबा देना है और फटाफट शेयर कर देना है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि ताजे दूध का जो पीएच 6 होता है। ठीक है, ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है। और जब वो खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच कितना हो जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या होगा, देखिए जो न्यूट्रल होता है ना,
वाटर है तो पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, लेकिन अगर 7 से कम किसी का पीएच है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से ज़्यादा किसी का है तो वो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो जब खट्टा हो जाएगा तो उसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, इसका मतलब होगा कि 7 से कम और होता जाएगा और होता जाएगा, तो क्या होगा, उसमें अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें है, जब वो खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच जो होगा क्या होगा, 6 से कम हो जाएगा। कहाँ है कम, कम कहाँ है, हाँ ये यहाँ पे है, ये जो निशान बना है ना, ये कम वाला ही निशान बना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए इसमें हेलीकॉप्टर पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ मेरी क्लास जिसने कर लिया ना, सीरियसली बता रही हूँ, उसका तो मतलब उसका तो कल्याण होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ जो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नींबू में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, सेट्रिक एसिड पाया जाता है, और संतरे में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड रट लीजिए, सारा चीज़ें ये सब रटना ही है आपको। इमली का पूछा जाता है, टार्टरिक एसिड, इमली का टार्टरिक एसिड है। और चींटियां जब काट लेती हैं तो कौन सा एसिड चींटियों में होता है, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड को अदर नाम से भी जानते हैं, कौन किस नाम से, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, जब आपका हौसला ना आसमान तक जाएगा तो आसपास लोग आपके पंख काटने आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे एनटीपीसी निकालना है, तो आपके आसपास के लोग कहेंगे अरे वो तो बहुत मतलब मैं तो अवधि में बोलने लग गई, तो कहेंगे अरे वो तो बहुत कठिन है, वो कहाँ वो भी उनके तो मैथ नहीं आवत है। तो इस तरह से करके जो है आपका क्या करेंगे, हौसला गिराएंगे। लेकिन आपको क्या है, ऐसे बोलते हैं, ऐसा होता है समाज में, कहेंगे कि मैं तो उनको आती ही नहीं, अरे कहाँ पढ़ने चले हैं, उनको बड़ा पढ़ोका बने हैं, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा ना कि जब आप नौकरी पा जाएंगे, बढ़िया बन जाएंगे, एनटीपीसी में बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। रेलवे कॉलोनी बहुत अच्छी होती है, मैं तो रही भी हूँ वहाँ पे, और बहुत एक प्रॉपर एक एरिया अच्छा ही होता है वहाँ पे। ठीक है, और अभी भी रेलवे में ही रहती हूँ, लेकिन मैं अब टाइप 4 में आ गई हूँ। तो टाइप 4 क्या होता है, वो ऑफिसर्स वगैरह का होता है। और टाइप 2 और टाइप 2 और टाइप 3 जो है होता है वो लेवल 6 का इस तरह का जॉब का होता है। ठीक है, तो लेकिन आपका क्या होगा ना, प्रमोशन होते होते आप भी इस तरह से हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, क्योंकि यही लोग ना बाद में आपको ढूंढेंगे, कहेंगे अरे भैया फ़ोन लगा, पहचान हो, टिकट करा दो हमारा। अच्छा, कुछ लोग तो टिकट कराने के लिए फ़ोन करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जो है उधार मांगने के लिए आपके पीछे पड़ेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं ना, वही लोग जो है बाद में आपको याद करेंगे, अरे हम पहचाना कि टिकट कन्फर्म करा दे वो, तो ऐसे करके कहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन लोगों फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी खुद से करते रहिए। ठीक है, तो जितना भी मैं यहाँ पे मैथ्स भी करवा रही हूँ ना, मैंने मैथ्स में भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी हूँ, उसको आप अप्लाई करिए, वो ट्रिक्स को समझिए। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आता तो बहुत लोग हैं जिनको मैथ्स आता है, लेकिन मैं ट्रिक इस बताई हूँ कि उसको आप करने से कैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर कराया मैंने, वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो बस आपने ऑप्शन देखा, क्वेश्चन देखा, हाँ ठीक है। कभी कभी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बड़ी वो नहीं है, आप एक बार 2 बार उसको चेक करोगे तो सही हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो सबके ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई वो है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टमाटर के बारे में देखते हैं। टमाटर आने से पहले टमाटर का जो एसिड है वो ऑक्जेलिक एसिड है। क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, सारे ही एसिड्स अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे की क्लासेस में। हाँ, क्या है लिखा हुआ है, चलिए आगे की क्लासेस तो हम अगली बार में करेंगे। आज की क्लासेस तो यहीं तक है, 20 तक क्वेश्चंस मैंने पूरे अच्छे से करा दिए हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना भाई, और लाइक भी ठोक देना, और और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के लिए। और जिनने अभी तक मैथ्स के पेपर्स नहीं देखे हैं वो मैथ्स के देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।